क्लियर है आप लोगों को? मैंने स्टार्ट किया जीएसटी गुड्स एंड सर्विस से, गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करना पड़ेगा, सप्लाई करोगे तो जीएसटी लेवी हो जाएगा। सर जीएसटी लेवी हो गया तो सर जीएसटी हैज टू बी कलेक्टेड एंड पेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन। सर कलेक्ट एंड पे कैसे करेगा? कलेक्शन एंड पेमेंट के लिए वो जीएसटी कैलकुलेट करेगा। जीएसटी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सप्लाई इनटू रेट ऑफ टैक्स। अगर आपको वैल्यू मालूम है, अगर आपको वैल्यू मालूम है तो अब आप नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट रेज करते हो टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। यस सर, हमें याद है कि नेक्स्ट आता है टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चालान। अब सुनिए मेरा बात, अगर आपको याद है टैक्स इनवॉइस चैप्टर में ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन आया था पिछली बार, एक साल हो चुका है, एक साल से ज्यादा हो चुका है, ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन आया था। ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन, ई इनवॉइसिंग मतलब पहले आपको इनवॉइस जनरेट करना है, फिर इनवॉइस को रजिस्टर करना है ऑन द ई इनवॉइसिंग पोर्टल। ये जो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस थे इनको बस नॉट एप्लीकेबल कर दिया गया है टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी। मींस गवर्नमेंट ने बोला कि हमारे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमारे ही लोकल अथॉरिटी को ई इनवॉइसिंग करने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही चेंज आया है। तो बेसिकली ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन अगर आपको याद होंगे तो एक पर्सन पे एप्लीकेबल होते थे अगर उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 में कभी भी टर्नओवर एक्सीड किया है कितना 50 करोड़, तो उसको ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल करा दिए गए थे। सिंपल सा क्लैरिफिकेशन आया है, क्लैरिफिकेशन नहीं अमेंडमेंट किया गया है कि अब जो ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को एप्लीकेबल नहीं रहेंगे। पहले भी कुछ लोगों को एप्लीकेबल नहीं थे, जैसे सर अगर आप एक एसईजेड यूनिट हो, अगर आप एक सर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी या इंश्योरेंस कंपनी हो, जीटीए हो, या आप पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में हो, या आप मल्टीप्लेक्स थिएटर हो, तो आप पे भी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं था। एडिशनली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है और गवर्नमेंट ने बोला है इन पे भी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। डन सर। तो किस पे एप्लीकेबल नहीं है इनवॉइसिंग? अब किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा? एसईजेड यूनिट, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाला, मल्टीप्लेक्स वाला, या बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, या आप हो इंश्योरेंस कंपनी, प्लस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी पे भी ई इनवॉइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। डन सर। नेक्स्ट कुछ क्लैरिफिकेशंस है रिलेटिंग टू डायनामिक क्यूआर कोड। मेरा बात सुनिए एक बार क्विकली। क्या आपको याद है डायनामिक क्यूआर कोड कि सर अब अगर एक पर्सन का टर्नओवर, क्या आपको याद है कि एक पर्सन का टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ज्यादा होता है तो अग्रीगेट टर्नओवर अगर ग्रेटर देन 500 करोड़ था इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 2021, तो उस पर्सन को सर डायनामिक क्यूआर कोड अपने इनवॉइस में डाल के देना पड़ता था ताकि लोग स्कैन करें। B2C इनवॉइसेस के लिए याद रखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जब भी B2C इनवॉइस इशू कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल मेरा टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20, 2021 में 500 करोड़ से ज्यादा था, तो मेरे पे डायनामिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो गए। मेरे को या तो इनवॉइस में डायनामिक क्यूआर कोड देना है ताकि लोग स्कैन करे गूगल पे से या फोन पे जैसे भी पे करे और चले जाए, या फिर मेरे को डिजिटल डिस्प्ले में डायनामिक क्यूआर कोड दिखाना पड़ता था। अब इस डायनामिक क्यूआर कोड रिलेटेड कुछ क्लैरिफिकेशंस आए हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। आ जाइए, ये क्लैरिफिकेशन जो है आईसीआई के स्टैट्यूटरी अपडेट में नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम इन्हें फटाफट कवर करेंगे। आई डोंट थिंक सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट जनरल नॉलेज के लिए क्विकली पढ़ लेते हैं। Whether dynamic QR code is to be provided on an invoice issued to a person who has obtained a unique identification number। सर अभी हमने पढ़ा कि B2C इनवॉइसेस के लिए बेसिकली अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो आपको डायनामिक क्यूआर कोड देना पड़ता है। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अगर एक यूआईएन होल्डर है, क्या एक यूआईएन होल्डर रजिस्टर्ड पर्सन होता है? नहीं सर, एक यूआईएन होल्डर कभी भी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होता है। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है और किसी ने यूआईएन होल्डर को सप्लाई किया है तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है जिसको आपने सप्लाई किया है, तो आपको डायनामिक क्यूआर कोड देना पड़ेगा। सिंपल क्लैरिफिकेशन,
कि सर अगर आप एक यूआईएन होल्डर एम्बेसी कॉन्सुलेट्स वगैरह को सप्लाई कर रहे हो तो सर वो B2C सप्लाई है और उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, उसके लिए आपको डायनामिक क्यूआर कोड देना पड़ेगा, मतलब उनको डायनामिक क्यूआर कोड दिखाना पड़ेगा या तो डिजिटल डिस्प्ले में या अपने इनवॉइस में डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंट करके देना पड़ेगा ताकि वो जब स्कैन करे उनको अमाउंट दिखाए और वो क्लिक करके पे करके चले जाए। बेसिकली गवर्नमेंट यूपीआई पेमेंट्स को एंकरेज करना चाहती है यहाँ पे। डन सर। यहाँ क्या क्लैरिफिकेशन आया, यूआईएन होल्डर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है और इनके लिए डायनामिक क्यूआर कोड आपको देना पड़ेगा। डन सर। नेक्स्ट सर मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, अगर मैं आपको डायनामिक क्यूआर कोड दे रहा हूं तो डायनामिक क्यूआर कोड ऑलरेडी यूपीआई आईडी से लिंक्ड है मेरा, क्या मैं आपको फिर भी बैंक अकाउंट डिटेल आईएफएससी कोड वगैरह अलग से प्रोवाइड करूंगा, क्या कोई जरूरत है उसकी? तो लोगों ने पूछा गवर्नमेंट को कि सर अगर मैं अपना डायनामिक क्यूआर कोड दे रहा हूं, डायनामिक क्यूआर कोड में यूपीआई ऑलरेडी लिंक्ड है और यूपीआई तो देखिए, तो अगर आप डायनामिक क्यूआर कोड किसी को दे रहे हो तो डायनामिक क्यूआर कोड आपके यूपीआई आईडी से लिंक होता है और यूपीआई आईडी आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है जहां पैसे जाते हैं। क्या मैं उसको अलग से बैंक अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट का आईएफएससी कोड भी अलग से दूं? तो गवर्नमेंट ने सिंपल क्लैरिफिकेशन किया कि सर अगर आप दे रहे हो यूपीआई आईडी इज लिंक्ड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पेई और पर्सन कलेक्टिंग, वेदर बैंक अकाउंट एंड आईएफएससी डिटेल्स also need to be provided separately। तो इन्होंने क्लैरिफिकेशन किया कि सेपरेट बैंक अकाउंट डिटेल एंड आईएफएससी may not be provided in the dynamic QR code since UPI is already linked to the बैंक अकाउंट। जब एक बंदा एक डायनामिक क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो ऑलरेडी यूपीआई आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो अलग से एक बंदे को आपको बैंक अकाउंट डिटेल आईएफएससी कोड वगैरह प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि सर मैं एक सप्लायर हूं, मैं बेच रहा हूं थ्रू फ्लिपकार्ट। क्या हुआ, मैंने एक बंदे को गुड्स बेचा, अब क्या हो रहा है, फ्लिपकार्ट इस बंदे के पास अपने बंदे को भेज के गुड्स डिलीवर करा रहा है और ये बंदा जब इसको यूपीआई आईडी दिखाएगा, मैंने फ्लिपकार्ट के बंदे को बोला कि सर आप यूपीआई आईडी दीजिए मैं पेमेंट करूंगा, या आप डायनामिक क्यूआर कोड दिखाइए मैं स्कैन करके पे करूंगा। अब एक बात बताओ, ये जो बंदा जाएगा इसको गुड्स देने के लिए और पेमेंट लेने के लिए, ये बंदा फ्लिपकार्ट का यूपीआई आईडी मतलब अपना यूपीआई आईडी दिखाएगा या मेरा सप्लायर का यूपीआई आईडी दिखाएगा? सिंपल एज दैट, फ्लिपकार्ट अपना यूपीआई आईडी दिखा के पेमेंट कलेक्ट करेगा और बाद में मेरे को पेमेंट फॉरवर्ड करेगा। तो यहां पे इन दिस सिनेरियो सप्लायर का यूपीआई आईडी नहीं जाएगा, यूपीआई आईडी किसका जाएगा, मतलब डायनामिक क्यूआर कोड कौन दिखाने वाला है, तो डायनामिक क्यूआर कोड में यूपीआई आईडी किसका जाएगा, फ्लिपकार्ट का जाएगा। सर वही सिंपल सा क्लैरिफिकेशन ये थर्ड वाले पॉइंट में दिया गया है कि सर इन केस पर्सन कलेक्टिंग द पेमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द सप्लायर, मतलब पेमेंट कौन कलेक्ट कर रहा है, फ्लिपकार्ट, सप्लायर ये है, तो इन दिस सिनेरियो यूपीआई आईडी जो दिया जाएगा वो किसका दिया जाएगा, द यूपीआई आईडी ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड टू कलेक्ट, जो पैसे कलेक्ट कर रहा है उसका यूपीआई आईडी दिखाया जाएगा, उसका डायनामिक क्यूआर कोड दिखाया जाएगा और डायनामिक क्यूआर कोड लिंक किससे किया जाएगा, यूपीआई आईडी ऑफ द पर्सन हु इज कलेक्टिंग, और उसके बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा और वो बाद में सप्लायर को पैसे फॉरवर्ड कर देगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बोलता है, समझ लीजिए आपने कुछ सर्विसेज दी एक पर्सन को इंडिया के बाहर और वो बंदा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में है, मैंने सर्विसेज दी एक बंदे को इंडिया के बाहर, लेकिन वो एक्सपोर्ट्स नहीं है क्योंकि उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में। एक्सपोर्ट क्या होता है, सप्लायर इज इन इंडिया, रेसिपिएंट इज आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया और मेरे को फॉरेन करेंसी मिलेगा। सब कुछ सेटिस्फाई हो गया लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आ गया, इसलिए वो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन में नहीं आया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर एक जो इंडिया के बाहर का बंदा है, क्या वो यूपीआई यूज करके, इंडिया के बाहर यूपीआई नहीं चलता है, अगर यूपीआई यूज करके क्या वो पेमेंट कर सकता है? नहीं। इन दिस सिनेरियो आपको यूपीआई से वो पेमेंट ही नहीं कर पाएगा, तो आपको डायनामिक क्यूआर कोड इनवॉइस में देने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की टू ए पर्सन आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो सर्विस का प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में ही है एंड हेंस मेरे को जीएसटी चार्ज करना है। अब जब मैं उसको इनवॉइस दे रहा हूं, क्या मेरे को डायनामिक क्यूआर कोड देना जरूरी है? सर जब वो बंदा इंडिया के बाहर है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट कर रहा है, लेकिन जस्ट बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया उस पर जीएसटी आ रहा है, तो सर अगर आप उसको यूपीआई आईडी या डायनामिक क्यूआर कोड अगर उसको दोगे भी
तो वो कैसे स्कैन करके पे करेगा? क्योंकि सर इंडिया में ही आप यूपीआई आईडी यूज कर रहे हो, इंडिया के बाहर तो यूज नहीं कर रहे हो। तो सर इन दैट सिनेरियो आपको डायनामिक क्यूआर कोड देने की जरूरत नहीं है। ये बोला गया है कि इन केस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया, सिंस डायनामिक क्यूआर कोड कैन नॉट बी यूज्ड, अगर आप इनवॉइस में दे भी दोगे तो इंडिया के बाहर का बंदा स्कैन करके पे नहीं कर पाएगा, एंड हेंस to recipient located outside India cannot be used by the recipient located outside India. Such invoice may be issued without dynamic QR code. And hence बोला गया कि सर आपको डायनामिक क्यूआर कोड इनवॉइस में देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है? नॉर्मली आप एक शॉप में जाते हो, शॉपकीपर इनवॉइस जनरेट करता है, आप क्या करते हो? इनवॉइस जनरेट करता है, इनवॉइस में आपको डायनामिक क्यूआर कोड दिखाता है या इनवॉइस में प्रिंट करके आपको देता है डायनामिक क्यूआर कोड, आप पेमेंट करते हो, अपनी गुड्स लेते हो और घर आ जाते हो। डन सर, ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। कुछ लोग गवर्नमेंट के पास गए और बोले गवर्नमेंट हमारा रिटेल काउंटर है। गवर्नमेंट ने बोला रिटेल काउंटर मतलब? लोगों ने बोला सर हमारा क्या होता है, एक कस्टमर आता है, समझ लीजिए सुबह सुबह मैंने दुकान खोला, ऑर्डर नंबर 1, और मैं उस कस्टमर को बोलता हूं बेटा मेरे को कोई भरोसा नहीं है, मैंने इनवॉइस जनरेट कर दिया, तूने पेमेंट नहीं किया तो मैं उसको क्या करता हूं, एक ऑर्डर आईडी जनरेट करके डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट कर देता हूं और उसको बोलता हूं बेटा तू पेमेंट कर। वो पेमेंट जैसे ही करता है, वो पेमेंट करने के बाद मैं क्या करता हूं, इनवॉइस जनरेट करता हूं। तो अब इस इनवॉइस में तो मैंने डायनामिक क्यूआर कोड नहीं डाला सर, मैंने तो पहले ही उसको क्यूआर कोड दिखाया, उसने पेमेंट किया, उसके बाद मैंने इनवॉइस जनरेट किया। इन दिस सिनेरियो सर मैंने तो इनवॉइस पे डायनामिक क्यूआर कोड प्रिंट नहीं किया, क्या किया जाए? तो गवर्नमेंट ने बोला सिंपल, एक काम करना, ये जो पेमेंट आपने कलेक्ट किया ना, ये पेमेंट का जो भी ऑर्डर आईडी या ट्रांजैक्शन आईडी है उसको इनवॉइस में लिख देना, बस उस इनवॉइस को हम मान लेंगे कि वो डायनामिक क्यूआर कोड से कंप्लायंट है। इतना ही एक क्लैरिफिकेशन यहां पे दिया गया 5th पॉइंट में। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 6th में क्या बोलते हैं? समझ लीजिए मैंने फ्लिपकार्ट पे मैं ऑनलाइन गया ना, फ्लिपकार्ट का बात नहीं करूंगा, एक शॉपकीपर के पास मैं गया, उसने बोला 10,000 रुपए का आइटम, वैल्यू कितने का सर? 10,000। मैंने उसको बोला सर डिस्काउंट दीजिए ना, उसने मेरे को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट का बात नहीं करेंगे, मैंने उसको बोला मेरे पास एक वाउचर है, मैंने वाउचर उसको दिया 2,000 रुपए का। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि वो जो मेरे को डायनामिक क्यूआर कोड देगा फॉर मेकिंग द पेमेंट टू हिम, वो 8,000 रुपए का डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट करेगा या 10,000 रुपए का डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट करेगा? यहां मैंने ऑलरेडी वाउचर के थ्रू या कोई कूपन के थ्रू पेमेंट कर दिया है, तो डायनामिक क्यूआर कोड 8,000 रुपीज का जनरेट होगा या डायनामिक क्यूआर कोड 10,000 के लिए जनरेट होगा? सिंपल है सर, डायनामिक क्यूआर कोड पेमेंट के लिए दिया जाता है। मेरे को आपसे लेना है 8,000 रुपीज, तो मैं आपको डायनामिक क्यूआर कोड भी 8,000 रुपीज को दूंगा। वही क्लैरिफिकेशन यहां आया है। इन केस वेयर द पार्ट पेमेंट फॉर एनी सप्लाई हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड cases, the dynamic QR can be provided only for the remaining amount payable by the customer or recipient against the invoice value। मतलब इसके लिए डायनामिक क्यूआर कोड जनरेट किया जाएगा, डायनामिक क्यूआर कोड 10,000 के लिए जनरेट नहीं किया जाएगा। सिंपल सा बात है, मेरे को पेमेंट आपसे कलेक्ट करना है 8,000, मैं आपको डायनामिक क्यूआर कोड में 10,000 दिखाऊंगा तो आप पेमेंट थोड़ी करोगे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने सिंपल बोला कि जितना कलेक्ट करना है उसी के लिए डायनामिक क्यूआर कोड दिखाना है। टैक्स इनवॉइस चैप्टर में ई इनवॉइसिंग में एक अमेंडमेंट आया, मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को ई इनवॉइसिंग नहीं करना है। प्लस डायनामिक क्यूआर कोड रिलेटेड एक सर्कुलर आया, जो सर्कुलर मेरे को लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमने क्विकली कवर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं।